आज हम इतिहास के प्रथम पाठ ईंट मन के तथा अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में कई महान सभ्यताएं जन्मी। उनमें से एक सभ्यता जो भारत में जन्मी उसका नाम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता था। विश्व में जो अन्य सभ्यताएं जन्मी हैं उनके नाम हैं जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है। पर इन सभ्यताओं में अगर हम तुलना करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में विद्यमान है। अब हम देखेंगे इस सभ्यता की जो भारत में सभ्यता जन्मी उसके नामकरण के विषय में, यानी उसका नाम सिंधु घाटी, हड़प्पा या अन्य जो भी नाम पड़ा वो क्यों और कैसे पड़ा। तो पहला जो भारत में जन्मी सभ्यता उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उसका कारण ये है कि ये जो सभ्यता जन्मी है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फली फूली। सिंधु नदी जो है ये आज के समय में पाकिस्तान में विद्यमान है। दूसरा नाम इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता है। अब वो इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम इसी स्थल पर उत्खनन किया गया। हड़प्पा भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे यह स्थल विद्यमान है। एक अन्य नाम जो इस सभ्यता का है उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, जो मेटल की वस्तुएं हैं, वो कांसे के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। कांसा उस किसी विश्व की अन्य सभ्यताओं से और स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ है। ये कॉपर और टिन को मिला के इन्होंने कांस्य जो है एक नया मेटल तैयार किया। बहुत सारे नर्तकी की मूर्ति हैं, कई एक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें कांस्य के रूप में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती हैं। अब एक और नाम जो इस सभ्यता का है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। वैसे तो इसकी जो शुरुआत है वो सिंधु के आसपास मानी जाती है, लेकिन इसका जो एक काफ़ी ज़्यादा स्थल जो है ये भारत में जो गंगा है, जो उस अब तो सरस्वती जो है विलुप्त हो चुकी है, उसके आसपास इसके अलावा गंगा यमुना के दोआब में बहुत सारे स्थल, लगभग 1000 स्थल जो हैं वो भारत में सिंधु और गंगा यमुना के सरस्वती और गंगा यमुना के दोआब पे फैले हुए हैं। तो इस कारण इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु में जो पाकिस्तान में है वहाँ तो है ही, साथ में सरस्वती जो अभी भारत में विलुप्त हो चुकी उसके आसपास भी काफ़ी स्थल मिले हैं। इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है इस सभ्यता की खोज के विषय में। तो इस सभ्यता का सबसे पहला जो जानकारी हुई वो 1826 में चार्ल्स मेसन को हुई थी। ये एक अंग्रेज़ अधिकारी थे। सर्वप्रथम इन तक ये बात पहुंची थी कि जो हड़प्पा नामक गांव है वहाँ के लोगों को जब कभी भी ईंटों की आवश्यकता होती है, पक्की ईंटों की, तो वो पास ही में एक जगह है जहाँ बहुत सारी ईंटें उपलब्ध है, वहाँ से ईंटें ले आते हैं और उन्हें अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। परंतु उन्होंने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। अब उसके काफ़ी टाइम बाद जो है 1853 से 56 के बीच की बात है, उस समय भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। तो रेलवे ट्रैक की जो एक लाइन बिछाई जा रही थी वो थी लाहौर से कराची तक। तो उस बीच वहाँ पे ईंटों की आवश्यकता हुई। तो उस समय भी ये जानकारी हुई कि यहाँ पे एक हड़प्पा नामक जगह है, वहाँ पे कोई ऐसा स्थल है जहाँ पर ईंटों की जो आवश्यकता है पूर्ति हो सकती है। पर उस समय भी इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया गया।
अब आते हैं 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि ये जो सभ्यता है जहाँ से लोग ईंटें ले आ रहे हैं, ये ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या है कि इतने अच्छे ईंटें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो उन्होंने उस ओर जो है अपना शोध कार्य प्रारंभ किया और उसकी खोज, उसका उत्खनन की शुरुआत उन्होंने करी। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने 1921 में, जो कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या उस स्थल की खोज और वहाँ पर क्या चीज़ें हैं या कैसी सभ्यता थी, कैसी संस्कृति थी, या उस जगह के बारे में जो भी जानकारी थी वो एकत्र करने की शुरुआत करी। 1921 में उन्होंने बड़े स्तर पर खुदाई का काम शुरू किया, तो पता चला कि वहाँ एक बड़ी शहर जैसी सभ्यता थी और बहुत ही उन्नत और आधुनिक किस्म के वहाँ लोग रहते थे। वहाँ जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उनसे ये अनुमान लगाया गया। तो इस पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई का काम किया था, इसमें उनका सहयोग देने के लिए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे लोग शामिल थे। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई या उत्खनन का कार्य किया, और इसके अलावा राखलदास बनर्जी जो हैं उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो के उत्खनन का प्रयास किया, और उनके ही प्रयासों से उक्त स्थल का जो भी इतिहास है वो आज वर्तमान में सबके समक्ष आया है। 1921 से 1947 तक लगभग 40 स्थल खोजे जा सके थे, और जबकि हम आज की बात करें यानी 2020 तक, तो 1400 से 1500 तक जो स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, वो खोजे जा सके हैं। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ फैली है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा के जो स्थल हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में विद्यमान है। अफ़गानिस्तान से 2 स्थल, पाकिस्तान से लगभग 475 और भारत से लगभग 925 स्थल जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब भारत में ये सभ्यता किन किन राज्यों में फैली थी अब हम देखते हैं। तो भारत में ये गुजरात में, राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्यमान है इस सभ्यता से संबंधित स्थल। अब सभ्यता का काल निर्धारण की बात आती है, तो इसके काल निर्धारण को लेके जो विभिन्न विद्वान हैं वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं, और इस सभ्यता के काल को हम 3 भागों में भी बांटे हुए हैं। तो इसके एक फर्स्ट स्टेज जो है, और सेकंड और थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है वो ग्रामीण है, सेकंड स्टेज जो है ये शहरी हुई, और थर्ड स्टेज जो आती है वो वापस से ग्रामीण, यानी जैसे कि हम एक पिरामिड कहते हैं जो ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे की साइड आता है। तो बीच का एक समय है जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो परिपक्व अवस्था है, और जो परिपक्व अवस्था है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। सर जॉन मार्शल के अनुसार ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य विद्यमान है। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल विद्यमान हैं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी है जो नीले से आपको दिख रही है। इसके आसपास जो स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो है, चंदूदड़ो है, कोट डीजी है। इसके अलावा रावी, ऊपर आप कश्मीर की साइड देखेंगे तो आपको रावी नदी दिख रही है, हड़प्पा उसी के किनारे है। भारत में आपको बनावली,
राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और सुरकोतरा, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल ये आपको गुजरात में दिख रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक स्थल है वो है आलमगीरपुर। तो ये कुछ स्थल हैं जो मैंने आपको, मुख्य मुख्य स्थल हैं जो आपको मानचित्र में मैंने दिखाया है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। विस्तार से अर्थ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में अखनूर नामक जगह है, वहाँ पर एक स्थल है मांडा। तो उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदनगर में। तो उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक फैला है और लगभग 1400 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो सुतकांगडोर जो कि पाकिस्तान में है से आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई को अगर हम देखेंगे तो वो लगभग 1600 किलोमीटर है। तो लंबाई में 1400 किलोमीटर और चौड़ाई में 1600 किलोमीटर है। और ये सभ्यता जो है त्रिभुजाकार में फैली हुई है। अब हम इस सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात कि वो कहाँ स्थित हैं, किस नदी के किनारे हैं, किस देश में हैं और उन स्थलों का क्या महत्व है। तो सबसे पहला स्थल जो हम पढ़ेंगे वो है हड़प्पा। आज वर्तमान में देखें तो वो पाकिस्तान में है, पंजाब मोंटगोमरी में, और नदी जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब इसका महत्व क्या है या यहाँ पे हमें क्या अवशेष मिले हैं या क्यों प्रसिद्ध है या क्या स्रोत है। तो यहाँ पे हमें दुर्ग क्षेत्र प्राचीर या दीवारों से घिरा मिला है। यानी कि जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे कि इनके नगर नियोजन के बारे में, तो जो इनके जो निवास स्थल थे वो दो भागों में बटे हैं। एक ऊंचाई पर स्थित है और एक निचला शहर है। तो ये ऊंचाई वाले को या पश्चिमी टीला या दुर्ग क्षेत्र भी कहते हैं, तो जो कि दीवारों से घिरा हुआ है, किलेबंद है एक तरह से, वो सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी मतलब होता है सींग वाला पशु अंकित है। तीसरा हम देखेंगे कि शव जो दफनाए गए हैं वो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। और इसके अलावा कब्रों में कांस्य दर्पण यानी शीशा, सुरमा लगाने की सलाई, सीपी का चम्मच मिला है। तो कब्रों में ये चीज़ मिलने का अर्थ है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में यकीन रखते थे कि मरने के बाद भी इन्हें चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण वो उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी जो आवश्यक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यक सामग्री थी वो साथ में रख देते थे। इसके अलावा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार यानी कि एक बड़ा गोदाम। अब अगला स्थल जो हम देखेंगे वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है और जो राज्य है वो है लरकाना। तो नदी जो जिस नदी के किनारे स्थित है, हमने मानचित्र में देखा ही है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या है या यहाँ से क्या मिला है, अब हम आगे वो देखते हैं। यहाँ से एक स्नानागार मिला है जो कि 12 मिला है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पुरोहित का आवास मिला है, सीप का स्केल मिला है और एक मुद्रा मिली है जिस पर एक आकृति है जिसका आधा भाग मानव व आधा भाग बाघ का है। यहाँ से पशुपतिनाथ शिव के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें शिव के उस समय होने के प्रमाण मिले हैं क्योंकि वो जो मुहर है उस पर एक व्यक्ति बने हुए हैं जिनके आसपास जो है कुछ जानवर हैं। इसके अलावा त्रिशूल भी मिला है
आंशिक शवाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो था ये सबसे बड़ा नियोजित शहर था। अब अगले केंद्र की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये भारत में स्थित है और वर्तमान में राजस्थान राज्य में है। ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो है ईंटों का बना हुआ चबूतरा मिला है और हर घर में एक कुआं मिला है। इसके अलावा यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है और हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक अग्नि पूजा का जो है उस समय का प्रमाण देता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। इसके अलावा यहाँ नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार था।